हे एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 12 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो नोट्स हैं ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी के नोट्स हैं एंड आई कैन गारंटी यू 100% कि आपको इन नोट्स को पढ़ने के बाद बुक से रीड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक बार आपने इन नोट्स को देख लिया, पढ़ लिया, लिख लिया तो आपको अच्छे से पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा। तो आपको बुक को रीड करने की, चैप्टर को रीड करके अपने टाइम को वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। दैट मीन्स कि यहाँ हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने चैप्टर देखा था इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो अब जो इंडिया है वो कैसा नेशन था? न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। इस न्यू और डिवाइडेड नेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चीज़ें अचीव करी, कैसे अचीव करी, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। और एज आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो ये जो चैप्टर्स हैं हम क्विक रिविजन में करेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे और आप जल्दी से अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करके अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सके। दैट इज़ माई ओनली मोटिव। अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में भी आपके लिए अवेलेबल कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड अ सीरीज़ ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस। दैट इज़, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब हमें आज़ादी मिली तो इंडिया ने बहुत सारे, इंडिया के पास चैलेंजेस आ गए, इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई जिन्हें अब इंडिया को ओवरकम करना था कि हम इन चैलेंजेस को कैसे फेस करें, हम क्या करें कि ये चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने से ओवरकम हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, 8 million refugees had come from Pakistan who need homes and jobs. अबाउट 8 million लोग थे जिन्हें हम रिफ्यूजीज़ कह रहे हैं, जो कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे, जिनको अब होम की और जॉब, घर और नौकरी, दोनों चीज़ों की ही ज़रूरत थी। क्लियरली जब इतने सारे लोग अपना घर छोड़कर आए हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, तो अब उनको घर भी चाहिए और उनको जॉब भी चाहिए। तो अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी पॉलिटिकल लीडर्स की। तो ये चैलेंजेस वो लोग ही फेस कर रहे थे। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रिफ्यूजीज़ एंड द प्रिंसली स्टेट्स हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या थी? जिनके जो मालिक थे या जो जिनको ओन करते थे वो थे नवाब। तो उनकी प्रॉब्लम्स को और रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम को, दोनों की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना था इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी। प्रिंसली स्टेट्स की क्या प्रॉब्लम थी कि हमें उन्हें परसुएड करना था कि वो हमारे नेशन के साथ मर्ज हो जाए, हमारे जैसे हम बाकी लोगों को एक साथ रख रहे हैं, हमें आपको भी एक साथ करना है, तो उन्हें परसुएड करना। और रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम, होम एंड जॉब्स की, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करनी बहुत ज़रूरी थी और बहुत जल्दी से जल्दी हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए था। The new nation had to adopt a political system that would serve the hopes and expectations of its population. अब ये जो न्यू नेशन हम इंडिया को बना रहे थे कि जो नई नई चीज़ें हमने अडॉप्ट करनी थी, उसमें हम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम लाना था, अडॉप्ट करना था, अपनाना था, दैट वुड सर्व द होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जो अपनी उस नई पॉपुलेशन की होप्स को, उनकी उम्मीदों को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। हमें एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आना था। द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1947 वॉज डिवाइडेड बिटवीन। अब इंडिया में जो इतनी सारी पॉपुलेशन थी ना, वो भी आपस में बहुत डिवाइडेड थी। किस टर्म्स में डिवाइडेड थी? लेट्स सी। हाई कास्ट एंड लो कास्ट। उस टाइम ये बहुत कंसिडर होता था कि इस कास्ट के लोग हाई लोगों में आ जाएंगे और ये लो कास्ट लोग हैं, तो वो ऐसे डिवाइडेड थे कि हाई कास्ट वाले अलग रह रहे हैं, लो कास्ट वाले अलग रहते हैं, उनके अलग रूल्स हैं, उनके अलग रूल्स हैं। हिंदू कम्युनिटी एंड अदर फेथ्स, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जो लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं, तो लोग इस तरीके से डिवाइडेड थे। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ईटिंग डिफरेंट फूड, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस एंड डिफरेंट प्रोफेशन, वो लोग जो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग तरीके की ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग प्रोफेशन लेते हैं। ये डिफरेंसेस आप आज भी देखते हो कि आज भी लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, अलग खाना खाते हैं। तो लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि हमने ये सब चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है। कैसे किया है वो हम यहीं देख रहे हैं। तो इस तरीके से लोग जो थे वो आपस में डिवाइड थे।
प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। अब ये एक प्रॉब्लम आ गई थी यूनिटी की, कि हमें लोगों में एकता को लेकर आना था। सब लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग खाना खा रहे हैं, अलग तरीके के प्रोफेशंस हैं उनके, तो इस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना था। और दूसरी प्रॉब्लम थी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम, क्योंकि जब फॉरेनर्स यहाँ से गए तो इंडिया को ऑलमोस्ट वो कम्प्लीटली अपने साथ लेकर जा चुके थे। हमारे पास डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं बचा था। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। पीजेंट्स एंड फार्मर्स वर डिपेंडेंट ऑन मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पीजेंट्स और जो फार्मर्स थे वो सिर्फ किस पर डिपेंड करते थे, मानसून पर, अपने सर्वाइवल के लिए, यानी अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि मानसून हो, अच्छी बारिश हो तो क्रॉप्स अच्छी होंगी। आज के टाइम की तरह उनके पास आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम नहीं था कि वो क्रॉप्स को पानी दे सके। अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ, बारिश अच्छी नहीं हुई, तो उनकी क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी। क्रॉप्स ख़राब होती हैं तो देखो ये एक पूरा सर्कल होता है कि अगर क्रॉप्स ख़राब हो गई हैं तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ तक नहीं जा पाएगा। इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो वो अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं देंगी, सैलरी नहीं देंगी तो वर्कर्स के पास पैसा खर्चने के लिए नहीं होगा, और अगर वो पैसा ही नहीं खर्चेंगे तो इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा। बेसिकली इस सिर्फ इस पॉइंट की वजह से पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, और कोलैप्स होती भी है। यूनिटी एंड डेवलपमेंट मस्ट गो हैंड इन हैंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल, यानी कि लोगों में यूनिटी होना और हमारी जो डेवलपमेंट है वो साथ के साथ ही होनी चाहिए, ताकि किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़े वो लोगों में ना हो। क्योंकि अगर डेवलपमेंट हो रही है बट लोग आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं तुम अलग लैंग्वेज बोलते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, या तुम अलग खाना खाते हो, या तुम अलग ड्रेस पहनते हो, उस तरीके से भी लड़ाई हो सकती थी। तो यूनिटी का साथ होना डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यही आपके पूरी ये जो हेडिंग थी न्यू एंड डिवाइडेड नेशन में ये बोली गई थी, जो हमने पॉइंट्स की फॉर्म में नोट्स में यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन, यानी कि संविधान लिखा गया। संविधान इज़ बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अगर सब लोग ही अपनी चलाने लग जाएंगे तो हम कंट्री को नहीं चला पाएंगे। जैसे कि एक गेम है, गेम में भी रूल्स होते हैं, अगर रूल्स नहीं होंगे तो ना कोई अपने आप को आउट मानेगा, ना कोई रन मानेगा, कुछ भी नहीं मानेगा। तो बेसिकली पूरी कंट्री को चलाने के लिए हमें रूल्स चाहिए थे, जैसे कि गेम में खेलने के लिए हमें रूल्स चाहिए होते हैं। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का फ़ैसला किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, कब लिखा गया, वो सब कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। बिटवीन दिसंबर 1946 and November 1949, the meetings of Constituent Assembly held in New Delhi। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जो कि न्यू दिल्ली में जिसकी मीटिंग्स होती थी। पार्टिसिपेटेड बाय 300 इंडियंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 300 इंडियंस बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ से बिलोंग करते थे, पॉलिटिकल साइड से बिलोंग करते थे, वो पार्टिसिपेट करने आते थे। सिर्फ न्यू दिल्ली से ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया, हर एक जगह से, हर एक स्टेट से न्यू दिल्ली में मीटिंग करते थे। रिजल्टेड इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। और उनके इन 3 सालों के इस पूरे टर्म में जो उन्होंने मीटिंग्स करी, उसका रिज़ल्ट क्या रहा कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर लिया 26 जनवरी 1950 को, जो कि अभी रिसेंटली गया है। आपको पता है 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है। सेकेंड पॉइंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज वन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। तो ये सबसे पहला फीचर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इट अलाउड ऑल इंडियंस अबव 21 ईयर्स ऑफ एज टू कास्ट वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस। इसने 21 ईयर्स के जो इंडियंस थे या उससे अबव जिनकी एज है, उनको अलाउ था कि वो स्टेट या नेशनल इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं। इंटरेस्टिंगली बहुत सी ब्रिटिश कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो वोट थी वो बहुत स्टेजेस में लोगों को मिली। जैसे सबसे पहले हाई क्लास लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, देन उसके बाद उनसे डाउन, तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग थे उनको वोट देने का अधिकार बहुत लेट मिला उनको ये राइट। बट इंडिया में एक ही बारी पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लगाया गया, यानी कि चाहे कोई कुछ भी करता हो, बस उसकी एज 21 ईयर से अगर अबव है तो वो स्टेट और नेशनल इलेक्शंस में वोट कर सकता है।
Second feature was that it granted equality before the law to all citizens regardless of their caste और religious affiliation. यानी कि दूसरा फीचर क्या था कि सभी लोगों को इक्वालिटी, समानता मिलती है लॉ के सामने सभी सिटीजन्स को, चाहे उनका कुछ भी कास्ट हो, कुछ भी रिलीजियस एफिलिएशन हो, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी जाति से नाता रखते हो, कहीं भी बिलोंग करते हो, सबको जो है इक्वालिटी मिलेगी. जो लॉ है वो सबको इक्वल ट्रीट करेगा. ये आपको पता भी होगा और पता होना भी चाहिए. The third feature that it offered special privileges for the poorest and most disadvantaged Indians. अब जो सबसे ज़्यादा गरीब इंडियंस थे उस टाइम, या सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज थे, जिनको किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड की कि हम उनको प्रोवाइड करेंगे. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कि अगर हमें किसी लोअर कास्ट के बंदे ने टच कर दिया तो हमें नहाना पड़ेगा, उनके पानी लेने के कुएँ अलग होते थे और अपर कास्ट के अलग होते थे. तो ये सब जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस थी, इसको हटा दिया गया. द हिंदू टेम्पल्स वर थ्रोन ओपन टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट. पहले ऐसा होता था कि लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल में एंटर करना ही अलाउ नहीं था. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने सबको इक्वालिटी दी थी. तो उसी बेसिस पर हिंदू टेम्पल्स जो थे वो सबके लिए खोल दिए गए कि अब यहाँ पर किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का बंदा टेम्पल्स में आ सकता है, जा सकता है. आज भी आप कहीं भी, ऐसा नहीं है कि आपको गुरुद्वारे जाना है तो आपको सिख ही होना पड़ेगा, या आप सिख हो तो आप टेम्पल नहीं जा सकते. तो आज के टाइम पर वो चीज़ें कहाँ से आई हैं? यहीं से आई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. Sixth point, after a long debate, the Adivasis or scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs. बहुत डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो आदिवासीज़ हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, फाइनली उनको सीट्स में, यानी कि जो पार्लियामेंट सीट्स होती है और जो जॉब्स होती है, इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी गई कि इतना परसेंट जो सीट्स हैं या इतना परसेंट जो जॉब है वो तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही मिलेगा, क्योंकि वो डिसएडवांटेज या पुअरेस्ट इंडियंस में आते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय, यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन को एक बैलेंस बना के रखना था पावर्स का, यानी कि जो किसी के पास अथॉरिटी होती है, फ्रीडम होती है, किस किस का, सेंटर और स्टेट का, इन दोनों के बीच में क्या पावर रहेगी, क्या अथॉरिटी रहेगी, इसको बैलेंस करना था बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. अब ये 3 लिस्ट क्यों बनाई गई? क्योंकि बहुत ही डिस्प्यूट चल रहा था कि सेंटर क्या, सेंटर किन किन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, स्टेट किन चीज़ों को कंट्रोल करेगा. इन चीज़ों को लेकर बहुत डिस्प्यूट चल रहा था. तो क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बना दी गई, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. अब इन लिस्ट में क्या होता है हम वो पढ़ते हैं. द यूनियन लिस्ट हैज़ सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स विच आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर. तो ये डिसाइड हो गया कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या आएगा, जितने भी टैक्स कलेक्ट करने हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. द स्टेट लिस्ट हैज़ सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ. तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों टॉपिक्स को कौन कवर करेगा, स्टेट. Concurrent list comprises of forest and agriculture in which center and state would have joint responsibility. यानी कि concurrent list में जो भी टॉपिक्स होंगे एग्रीकल्चर को लेकर या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो वो दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप दोनों देखोगे. यूनियन लिस्ट के टॉपिक सिर्फ सेंटर ही देखेगा, स्टेट लिस्ट के जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ स्टेट ही देखेगा. एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते. यहाँ पर वो एक दूसरे में इंटरफेयर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हिंदी वॉज डेजिग्नेटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी को हम बार बार वर्ड यूज़ करते हैं नेशनल लैंग्वेज, बट नो, इट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया गया और इंग्लिश को बोला गया कि इट वुड बी यूज्ड इन कोर्ट्स, द सर्विसेज एंड कम्युनिकेशंस बिटवीन वन स्टेट एंड अदर. एक स्टेट और दूसरी स्टेट में जो सर्विसेज होनी है, जो कम्युनिकेशंस होनी है, कोर्ट में आपने जो भाषा यूज़ करनी है आप इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, हिंदी ही रहेगी. डॉक्टर B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee, played an important role in framing the Indian Constitution. ये बहुत ही जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है
कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सारी मीटिंग्स अटेंड की, हर एक इशू को उन्होंने अपने तरीके से सॉल्व किया। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। आई होप आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ बेसिक फीचर्स यहाँ बताए हैं, लैंग्वेज के बारे में बताया है, स्टेट यूनियन कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आप मुझे बता सकते हैं अगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, या आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड। अब जो स्टेट्स थी वो कैसे बनी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बट इतने सारे लोग हैं, वो डिवाइड कैसे हुए, स्टेट्स कैसे बनी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है। सो लेट्स मूव ऑन। In 1920s, the promise by Indian National Congress of different province for each linguistic group was not fulfilled. क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्रॉमिस कर दिया था लोगों को कि अगर हम इलेक्शंस में जीत जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप का, यानी हर एक अलग लैंग्वेज वालों का एक अलग प्रोविंस बना देंगे, एक अलग स्टेट बना देंगे। बट उन्होंने अपने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, उन्होंने अपने वादा पूरा नहीं किया। इट वॉज नॉट फुलफिल्ड। आफ्टर पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड इन राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और तो और पार्टीशन के बाद क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम्स के राइट्स होने लगे, राइट्स यानी कि दंगे होने लगे। बहुत सारे लोग सिर्फ धर्म के नाम पर ही लोगों ने मार दिए कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, और एक दूसरे को मारा जाने लगा। सो डिवाइडिंग कंट्री ऑन लैंग्वेज बेसिस वॉज नॉट अ गुड आइडिया। तो अगर हम कंट्री को लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड ही कर देते हैं तो ये तो अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी लोग इस चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं, धर्म को लेकर लड़ रहे हैं, एक डिफरेंस को लेकर लड़ रहे हैं। हम एक दूसरा डिफरेंस ले आते हैं लैंग्वेज का, तो इट कैन सर्टेनली क्रिएट अनदर राइट, इससे दोबारा भी दंगे हो सकते हैं। तो ये कंसिडर करा जा रहा था कि ये तो अच्छा आइडिया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट दिस। तो वो दोनों ही इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर कोई भी ऐसी लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनाना चाहते, वो दोनों इस चीज़ के अगेंस्ट थे। इन अक्टूबर 1952, इनफैक्ट इससे पहले क्या हुआ था कि गांधी जी जो हैं वो अपने इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग करने गए, तो वहाँ पर जो तेलुगु स्पीकर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए कि वी वांट आंध्रा, हमें अलग से स्टेट चाहिए। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे क्या हुआ, अक्टूबर 1952 में अ वेटेरियन गांधीयन नेम पोती श्रीरामुलु वेंट ऑन अ हंगर फास्ट। पोती श्रीरामुलु ने क्या किया, वो एक हंगर स्ट्राइक पर चले गए, भूख हड़ताल उन्होंने कर दी। क्या डिमांड करे थे वो, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट बनाओ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल। किस लिए, जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट बना दो कि उनका इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट कर सको, वो आप एक अलग स्टेट बनाओ। बट उस टाइम क्या था कि गवर्नमेंट रेडी नहीं थी इस चीज़ के लिए। ऑन 15 दिसंबर 1952 श्रीरामुलु डाइड ओइंग टू 58 डेज ऑफ हिज हंगर स्ट्राइक। लेकिन 15 दिसंबर को क्या हुआ, 58 डेज़ की स्ट्राइक करी उसने, हंगर स्ट्राइक, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। This created violence all over state and central government was forced to give up. जब डेथ हो गई तो बहुत सारी स्टेट्स में क्या हो गया, वायलेंस शुरू हो गया, लोगों ने हड़ताल करना बंद करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, ये सब कुछ शुरू कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया गया टू गिव अप, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, उन्हें गिव अप करना पड़ा। सो क्या हुआ, ऑन अक्टूबर 1, 1953 द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू बीइंग। तो अक्टूबर 1, 1953 को आंध्र प्रदेश जो था वो एक नया राज्य बन चुका था। सो वी सी कि अक्टूबर 1, 1953 को आंध्र प्रदेश जो है वो अलग से स्टेट बन गया। अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेट स्टेट्स। अब बहुत सारी दूसरी जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि कन्नड़ स्पीकर्स भी हैं, मलयालम स्पीकर्स भी हैं, तो ये सब ने भी अपनी अपनी सेपरेट स्टेट्स को डिमांड करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेट अप विथ सबमिटेड रिपोर्ट इन 1956 recommending रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप हुई
जिसने 1956 में एक रिपोर्ट सबमिट की जो कि क्या कह रही थी कि आप रीड्रॉ करो डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ को, हमें इसको दोबारा से ड्रॉ करने की ज़रूरत है। सो यहाँ मैं 2 एग्जांपल्स बता रही हूँ। इन 1960 बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट्स फॉर मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स। 1960 में बॉम्बे जो था वो डिवाइड हो गया मराठी और गुजराती स्पीकर्स के लिए। 1966 में पंजाब भी डिवाइड हो गया, पंजाब और हरियाणा में। पंजाब में सारे सिख लोग जो पंजाबी बोलते हैं, जो पंजाबी हैं। हरियाणा में जो पंजाबी हैं बट जो हिंदी या हरियाणवी बोलते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं सारी आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में सारे बंगालीज़ हो गए, तेलुगु हो गए, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया। तो ये सारी स्टेट्स इस तरीके से धीरे धीरे फिर डिवाइड होना शुरू हो गई थी। तो सारी स्टेट्स अब क्या हो चुकी थी, डिवाइड हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज दे स्पीक। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, हमने देखा कि कैसे स्टेट्स बनी, कैसे वो लैंग्वेज के बेसिस पर चेंज हुई, कौन से स्ट्राइक्स हुई, हड़ताल हुए, क्या क्या हुआ। तो अब आ गया प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब जब हमने यूनिटी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, अब हम डेवलपमेंट की बात करना शुरू करते हैं। लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी and building a modern technical and industrial base was major objectives। इस टाइम पर इंडिया के 2 ही मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला कि हम इंडिया को और इंडियंस को पॉवर्टी से निकालेंगे एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वाज मेजर ऑब्जेक्टिव। और दूसरा कि हम एक मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस को अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था। इन 1950s गवर्नमेंट सेटअप अ प्लानिंग कमीशन। 1950s में गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बिठाया टू हेल्प डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट सूटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें कैसी पॉलिसीज़ चाहिए, हमने क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या डिज़ाइन करना है, इन सब चीज़ों को कौन डिसाइड कर रहा था, प्लानिंग कमीशन। इट वॉज एग्रीड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या डिसाइड करा कि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल लेकर आएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या होता है, जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही हैंडल करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ेंगे जब आप फर्दर स्टडी करेंगे चैप्टर्स या इकोनॉमिक्स में भी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि वो क्या है, जिसको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही हैंडल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, in 1956 the second 5-year plan focused mainly on development of heavy industries like steel and building of large dams। 1956 में सेकेंड 5-year प्लान बना। ये फर्स्ट 5-year प्लान था, देन सेकेंड 5-year प्लान बना, जिसमें अब हमने डिसाइड किया कि हम किस पे फोकस करने वाले हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ पर, यानी कि स्टील हो गया और बड़े बड़े डैम्स बनाने हैं इंडिया में, इलेक्ट्रिसिटी लेकर आनी है। तो ये हमारा सेकेंड 5-year प्लान था। तो एडिशनल नॉलेज क्या है कि गांधी जी के एक फॉलोअर थी मीरा बहन, उन्होंने ये बोला कि आप इंडस्ट्रीज़ पर तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नेचर को भी प्रिजर्व करके रखना है। ऐसा ना हो कि आप इंडस्ट्रीज़ बनाते बनाते भूल ही जाओ कि हम नेचर को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो एक ना एक दिन हम लोग अपनी डेवलपमेंट को खो सकते हैं। जस्ट ट्रू, हम आज देख रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप डेवलपमेंट करो बट यू शुड कीप इन माइंड दैट यू हैव टू प्रिजर्व योर एनवायरनमेंट। आपको अपने एनवायरनमेंट की रक्षा भी करनी है। तो ये जो प्लान्स थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी थे और कुछ लोग इसके फेवर में भी थे, बट येस सेकेंड 5-year प्लान्स तो यही बने थे। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप अब आप खुश हो गए होंगे, आपका चैप्टर ख़त्म होने वाला है। जल्दी से इसे पढ़ के ख़त्म करते हैं। द नेशन 60 ईयर्स ओन। अब हम यहाँ पर नेशन की बात कर रहे हैं कि 60 सालों तक क्या हुआ, हमने क्या अचीव किया। इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 2007। यानी कि इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस के 60 साल पूरे किए थे 15 अगस्त 2007 को। इट हैज़ सीन मैनी अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी देखी, बहुत सारे फेलियर्स भी देखे। बात करते हैं सक्सेस की। स्टिल यूनाइटेड, 60 सालों के बाद भी हम लोग यूनाइटेड हैं। हमारी कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट ड्रेसेस हैं, डिफरेंट फूड है, लेकिन हम लोग यूनाइटेड हैं। डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, आपको राइट है, आप अपना लीडर खुद चूज़ कर सकते हैं। फ्री प्रेस, जो प्रेस है, जो मीडिया है, उनको
वो फ्री है, वो किसी के बंधन में नहीं है, वो जो एक्चुअल में देखते हैं वही आपको एक्चुअल में दिखाते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कोर्ट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो प्रेशर नहीं कर सकती कि आप गलत को सही बोल दो या सही को गलत बोल दो, तो वो इंडिपेंडेंट है। एंड नेशनल यूनिटी, ओवरऑल हमारा पूरा देश जो है वो एकता का प्रतीक है। तो ये हमारे सक्सेस हैं। बात करते हैं हमारे फेलियर्स की। डिस्क्रिमिनेशन फॉर दलित्स, अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चलता रहता है। आज भी कुछ जगहों पर वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें एजुकेशन नहीं लेने दी जाती, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता और उनको टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दिया जाता। कुछ गाँव में धर्म के नाम पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी है जिसे हम नहीं हटा पाए हैं, जो हमारा एक फेलियर है। रिलीजियस क्लैशेस, आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी डिफरेंट धर्म हैं उनमें आपस में क्लैशेस हो जाते हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है। हाँ, पहले से कम है बट है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत बढ़ गया है। जो रिच हैं वो रिच होते जाते हैं, जो पुअर हैं वो और पुअर होते जाते हैं। जो रिच हैं वो हर एक चीज़ की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और पुअर्स को फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है, ये भी हमारा एक फेलियर है। इक्वालिटी इज़ नॉट ग्रांटेड टू ऑल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोल दिया इक्वालिटी है, बट अभी भी सबको इक्वालिटी नहीं है। अभी भी कई जगह वीआईपीज़ को एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है, एक नॉर्मल पर्सन को अलग ट्रीटमेंट मिलता है। तो इक्वालिटी सबको ग्रांट हमने नहीं की है। तो ये कुछ फेलियर्स हैं जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करें। ये आपको 1 मार्क में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखना। सो ऑन द होल, अगर मैं एक आपको एक कंक्लूजन दूँ तो वो कंक्लूजन क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस बट इट हैज़ नॉट बीन अ फेलियर ईदर। यानी कि हमारा जो रिपब्लिक है इंडिया का, वो बहुत बड़ा सक्सेस तो नहीं हो पाया है बट वो एक फेलियर भी नहीं है। सो वी आर स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम अपने देश को और अच्छा ऐसे इम्प्रूव कर सकें, हम इसमें और बेटरमेंट लाएं। तो ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई किसी दूसरे धर्म का है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा या मैं उससे क्लैशेस रखूँगी क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज बोलता है या वो दूसरा खाना खाता है, वो दूसरी ड्रेस पहनता है। ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडिया में यूनिटी बना कर रखें, इक्वालिटी दें सबको, जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए काम कर रही है। आई होप ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने का अपना बेस्ट ट्राई किया। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ योर इंस्पिरेशन, योर सपोर्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मी। आप मुझे इंस्पायर करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और बेटर कर पाऊँगी। आई होप आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अपने कमेंट्स करें, अपने रिव्यूज़ दें कि आपको कैसा लगा ये तरीका। मैं बहुत फास्ट हूँ या बहुत स्लो हूँ, आप अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं मेरी राइटिंग को लेकर, नोट्स को लेकर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।